इस वीडियो में हम पाठ 14 एक स्त्री का पत्र के अभ्यास और स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। ये पाठ रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिनका जन्म 1961 में हुआ और निधन 1861 में जन्म हुआ और 1941 में निधन हो गया। हम इसके अभ्यास का देखते हैं। तो इसके अभ्यास देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला है, मजली बहू जगन्नाथपुरी क्यों आई थी? उत्तर है, मजली बहू जगन्नाथपुरी तीर्थ करने आई थी। क्या करने आई थी? तीर्थ करने आई थी। बराबर, आप सुनते जाओगे और याद होता जाएगा आपको। जगन्नाथपुरी तीर्थ करने के लिए आई थी। दूसरा है, मजली बहू के ससुराल का माहौल कैसा था? तो मजली बहू के ससुराल का माहौल रूखा और घुटन भरा था। ओके, कैसा था? रूखा और घुटन भरा। तीसरा है, जेठानी जी किस समस्या को लेकर उलझ गई? जेठानी जी की छोटी बहन न रूपमती थी न धनवती थी। जेठानी जी इस समस्या को लेकर उलझ गई थी। यानी आप समझें क्यों उलझी हुई थी। तो ना तो मतलब उसका रूप अच्छा था और ना उसके गुण अच्छे थे। इस तरह से वह समस्या में लेकर डूब गई। क्यों डूबी थी? तो क्योंकि उसको विवाह करना था छोटी बहन का। अब छोटी बहन का ससुराल में, उसकी जेठानी जी की ससुराल में क्यों आई? क्योंकि उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए वो रहने के लिए आई थी और फिर वहाँ पर बड़ी हो गई, जिससे शादी करने के लिए उसको ये चिंता होने लगी। बराबर, समझ में आया होगा। चौथा है, बिंदु कौन थी? अपनी दीदी का पाँव पकड़कर उसने क्या कहा? तो बिंदु जेठानी जी की छोटी बहन थी। बिंदु कौन थी? जेठानी जी थी ना, जो जिसने ये पत्र लिखा था, उसकी जेठानी जी की छोटी बहन का नाम बिंदु था। बिंदु अपने दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूँगी, तो जो कहोगी वो करूँगी। यानी ये क्यों कहा? क्योंकि बिंदु की शादी थी तो पागल से करती थी, तो पागल हैरान करता था और उसकी सास भी बहुत ज़्यादा हैरान करती थी। तो वहाँ पर वो छुप छुपा के वापस आ गई थी अपने दीदी के पास। बराबर, और उसको क्या बोलते हैं, दीदी ससुराल भेजना चाहती थी। अब चारों बाजू से वो पति उसको मारे और क्या बोलते हैं सास भी सब लोग मारे, बहुत तंग करें, तो बेचारी क्या करेगी? तो बोले कि मैं कुछ भी काम कर लूँगी, गौशाला की मैं पड़ी रहूँगी, पर मुझे वहाँ मत, मेरे को इस घर से मत निकालो, क्योंकि वहाँ सब बहुत परेशान करते हैं। इसके लिए वो ऐसा बोली। पांचवा है, बिंदु पर क्या इल्ज़ाम लगा? तो उत्तर है, बिंदु पर बाजूबंद की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। यानी बाजूबंद की चोरी हो गई थी तो उसका इल्ज़ाम बिंदु पर ही लगाया। बिंदु कौन थी? जेठानी जी की छोटी बहन थी। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अलग अलग विषयों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दबा के शेयर करना, कमेंट भी आपको करना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है, आप कहाँ से हैं वो भी आपको लिखना है, जिससे हमको पता पड़े कि हम कहाँ, किस एरिया से हमारे पास व्यू आ रहे हैं। ओके, अपने स्कूल का नाम, अपने घर के पते का नाम, जहाँ से आपको लिखना है वहाँ, या अपने ट्यूशन का नाम भी लिख सकते हैं। कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता तो आप हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि उससे यूट्यूब हमारे वीडियो को आगे शेयर करता है, आगे शेयर करेगा तो हमको व्यू ज़्यादा आएंगे, जिससे हम लोग आपको पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड खरीद के लेके आ पाएंगे। इसलिए आपको इतना ज़रूर करना है, हाइप, कमेंट्स, लाइक, शेयर करना है। पहला है, निम्नलिखित स्वाध्याय का देखते हैं सॉल्यूशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, बिंदु को लेकर मजली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे? उत्तर है, बिंदु को लेकर मजली बहू के घर वाले इसलिए चिंतित थे कि बिंदु न तो रूपमती थी और न ही धनवती थी। आगे हमने बता दिया था, वैसे ही क्वेश्चन है, वापस से पूछ लिया गया थोड़ा बदल के। ओके, दूसरा प्रश्न है, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया? तो उत्तर है, बिंदु का विवाह तय करते समय यह धोखा किया गया कि बिंदु का पति पागल था
और सब जानते हुए भी उसका विवाह कर दिया गया था। यानी घर वाले सब जानते थे कि बिंदु का पति पागल है, फिर भी बिंदु का विवाह उससे कर दिया गया था, बिंदु को पता नहीं था। बराबर। तो बिंदु के साथ तो धोखा हुआ कि नहीं हुआ? अरे कोई पागल से शादी करना चाहेगा? नहीं। मालूम है पागल उल्टा सीधा ही चीज़ करता है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है यूनो मैक्स, इसकी टिप है 1.0 mm की टिप, यानी ये होता है। ओके, लिखता है शानदार है, यूनो मैक्स बोल्ट्रॉन 2X इसका फुल नाम है। ये पेन आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑनलाइन इस पेन को खरीद सकते हैं। ओके, क्योंकि ये शानदार पेन है, बहुत अच्छा चलता है, हमने उपयोग करके देखा है, तो इसलिए आप इसको खरीद सकते हैं। ओके, तो ये हो गया है हमारा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा है बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला। तो बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल में भेजने का परिणाम ये निकला कि पागल पति और बेरहम साहस के अत्याचार से तंग आकर बिंदु आग में जलकर आत्महत्या कर ली। बिंदु ने क्या किया? बिंदु आग में जलकर के आत्महत्या कर ली। ओके, बिंदु ने, यहाँ पर ने लगाना है। ओके, बिंदु ने अब आग में जल करके आत्महत्या कर ली। किस किस से? पागल पति से और बेरहम सास। सास बहुत ज़्यादा तंग करती थी, इसके कारण क्या हुआ है, और उसने आत्महत्या कर ली। ओके, आगे देखते हैं। चौथा, मजली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया। उत्तर है, मजली बहू ने पत्र के अंत में निश्चय किया कि वह घर वापस नहीं लौटेगी। मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी। ओके, मीराबाई का उदाहरण दिया क्योंकि मीराबाई भी औरत थी, वो राजा की स्त्री थी, राजा की पत्नी थी, फिर भी वह सभी बंधनों को तोड़ करके जी। किसकी भक्ति में? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। बरोबर, भक्ति युग था तब। ओके, उसके बंधन भी कम नहीं थे। उसने मुक्ति पाने के लिए उसने आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी उसको। मुझे भी अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। तो ऐसा कब लिखी? वो तीर्थ पे गई हुई थी, तीर्थ पे गई हुई थी और वहाँ जाके उसको आज़ादी का अनुभव हुआ था, क्योंकि जो पत्र लिखी मजली बहू ने वो बंधन से मुक्त हुई थी, वो भी तंग आ गई थी अपने जीवन से। तो अंत में आकर उसने बोला मैं अब वापस आने वाली नहीं हूँ, और क्यों, और मैं जी सकती हूँ, मैं आत्महत्या करने वाली नहीं हूँ। बिंदु की तरह मैं आत्महत्या नहीं करूँगी, मैं जीऊँगी, अपने लिए जीऊँगी। और उदाहरण मीराबाई का वो देते हुए ये सब पत्र में अंत में लिखती है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा, नीचे दिए गए प्रत्येक कथन का संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, कविताएं थी तो मामूली लेकिन उनमें मेरी आवाज़ थी। तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध कहानी संग्रह एक स्त्री का पत्र के संदर्भ में ये है। आप यहाँ तक लिख लेना, आपको ये लिखना नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखना, बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, मैं आपको समझाने के लिए लिखा। यह पत्र मजली बहू मृणाल ने, मजली बहू का नाम क्या था? मृणाल। मृणाल ने, ओके, ने अपने पति को लिखा था, जिसमें वह अपनी दबी हुई आकांक्षाओं और रूढ़िवादी समाज के बंधन से मुक्ति की भावना व्यक्त की थी। भाव अगर आपको लिखना है, भाव लिख लेना। ओके, कविताएं थी तो मामूली का अर्थ है कि उनकी रचनाएं शायद कलात्मक रूप से महान नहीं थी, लेकिन उनमें मेरी आवाज़ थी। इसका अर्थ है कि पहली बार उन कविताओं के माध्यम से मृणाल की अपनी सच्ची भावनाएं, दबे हुए विचार और पहचान बाहर आ सकी थी उन कविताओं के द्वारा। दूसरा देखते हैं, माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलवाने का सुख ना पा सकी। तो संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक में से एक स्त्री का पत्र नामक पाठ में से ली गई है, जिसमें लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसमें मातृत्व प्रेम को बड़ी मार्मिकता से साथ प्रकट की है। और भाव है, तो माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, मतलब इसका अर्थ है कि मजली बहू ने गर्भ धारण करने की सारी पीड़ा यानी शारीरिक कष्ट सहन की, और
और बच्चे को जन्म देने की भयानक वेदना भी सही, पर माँ कहलवाने का सुख ना पा सकी। इसका अर्थ है बच्चे के तुरंत मर जाने के कारण वह जीवन भर उस बच्चे के लिए माँ कहलवाने के सामाजिक सुख यानी ममता, वात्सल्य और अपने बच्चे की पहचान से वह वंचित रह गई। यह बिंदु जीवन की अपूर्णता को दर्शाता है। उसने मातृत्व का सारा कष्ट तो सहा, लेकिन मातृत्व की पहचान और प्रेममय फल उसने नहीं मिला, जिससे उसका दुख और गहरा हो गया। तीसरा है मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। तो प्रस्तुत संदर्भ देखेंगे तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक के एक स्त्री का पत्र नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिसमें नारी की स्वतंत्रता को स्पष्ट किया गया है। भाव, मृणाल ने अपने पति के घर की सभी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को हमेशा के लिए पार कर दिया। यह कोई अस्थायी अलगाव नहीं, बल्कि अपनी दबी हुई पहचान को छोड़कर एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर जीवन शुरू करने का एक अंतिम और अटल निर्णय है। यह वाक्य उसके वर्षों के दमन से मुक्ति और आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखने की उसकी घोषणा है। वह सब पत्नी या बहू नहीं, बल्कि मृणाल के रूप में जीना चाहती है। ओके। चौथा है मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक एक स्त्री का पत्र नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिसमें नारी की जीवन शक्ति को प्रकट किया है। भाव, मुझे अपने आप पर भरोसा है। इसका अर्थ है कि अब मुझे उसे पति, परिवार या किसी सामाजिक सहारे की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल अपनी बुद्धि और शक्ति पर विश्वास है। मैं जी सकती हूँ। इसका अर्थ है कि उसे यह एहसास हो गया है कि वह उस दमनकारी व्यवस्था के बाहर भी स्वतंत्रता और गरिमा के साथ एक सार्थक जीवन जीने में सक्षम है। फिर देखते हैं मैं जीऊँगी। इसका अर्थ है कि वह केवल संभावना नहीं, बल्कि एक अटल निर्णय है। वह समाज के बनाए नियमों को तोड़कर अपने दम पर अपने लिए एक नया जीवन शुरू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह कथन स्त्री के आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए उसके अंतिम विद्रोह का प्रतीक है। ओके। तीसरा है सूचना के अनुसार उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहला है सुंदर। सुंदर का होता है कुरूप, असुंदर भी होता है। दूसरा है तेज। तेज का मंद होता है, धीमा होता है। विलोम शब्द जो है विरोधी शब्द। तीसरा है चैन। चैन का बेचैन होता है। चौथा अपमान। अपमान का सम्मान होता है। घृणा। घृणा का प्रेम होता है। मुश्किल। मुश्किल का क्या होगा? आसान होता है। ओके। शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। मजली, दिमाग, आज़ाद, सुख, गौशाला, नाराज़गी। तो यहाँ पर आपको इस शब्दकोशीय क्रम तो आपको आते ही हैं। कैसे करना है? सबसे पहले देखना है कि ओलम में सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले आ ही आएगा इन सब में, इसलिए आ पहले लिख दिया। आ से आज़ाद। फिर इन सब में और कौन आता है? तो ग पहले आता है, इस बराबर। तो ग यानी कि गौशाला, उसके बाद गौशाला ग आता है। ग के बाद इनमें कौन सा आता है? तो द आता है, इसलिए दिमाग। फिर द के बाद द ध न आता है, नाराज़गी, बराबर। न ब भ म आता है, मजली। और फिर स आता है, सुख। इस तरह से शब्दकोशी यानी कि ओलम के अनुसार पहले कौन आता है उसके अनुसार ये लिखा हुआ है। ओके। आपको समझ आया? आज़ाद, गौशाला, दिमाग, नाराज़गी और मजली, सुख। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।